हाईटेक टीवी की जानिब से मैं जावेद नसीम आप सबों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का प्रोग्राम एक मुलाकात लेकर, और आज के तीसरे एपिसोड में हम फिर मुलाकात करने जा रहे हैं दाई इस्लाम जनाब इलियास शरफुद्दीन साहब से। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हमारे 2 एपिसोड को जो हमने इलियास साहब के साथ किया आप लोगों ने बहुत पसंद किया और उसकी बड़ी पजीराई की, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आए कि हम अपने सिलसिले को और भी आगे ले जाएं। हम इनके साथ कोशिश करते हैं इस बात की कि वो बातें आपके सामने लेकर आएँ कि जो मीडिया ने आपके सामने नहीं दिखाया है, या वो बातें जिनका इजहार वो करने से कतराते हैं। इनकी बेबाक गुफ्तगू, इनका बेलाग अंदाज, इनका हौसला, ये हमें भी एक हौसला देता है कि हम इन्हें अपने चैनल पे दावत दें और आप लोगों के सामने वो हक़ायक़ पेश करें कि जो पर्दे में छुपे हुए हैं। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल है जनाब। वालेकुम अस्सलाम। ये भी आपके नाज़रीन के लिए आज के इस गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं इलियास साहब। तो अभी फिलवक्त एक बड़ा ही इंतशार, खल्फशार, काओस, हाहाकार जो भी कह लीजिए कि बॉर्डर पे चाइना के साथ जो हमारी एक चपलिश चल रही है, इसने बड़ा ही एक अजीब सा माहौल पैदा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ बॉर्डर पे हो रहा है उसकी सही तस्वीर भी हम तक नहीं आ रही है। हालांकि एक हिंदुस्तानी होने के नाते यह हमारा हक़ है कि न सिर्फ ये कि मुल्क के अंदरूनी मामलात बल्कि सरहदी मामलात में भी जो चीज़ें घटती बढ़ती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनसे भी लोगों को आगाह रखा जाए। अब ऐसा हुआ कि अचानक एक खबर आई थी कि लद्दाख में 60 किलोमीटर अंदर तक चाइना के फौजी वो दाखिल हो चुके हैं, और ये खबर भी लगभग मेरा ख्याल है कि 5-6 दिनों पहले की है। ये नहीं बोले भी तो ऑलमोस्ट 15 दिन पहले की है। हम डिस्कस करके थोड़े दिन हुआ, लेकिन ये उससे पहले की खबर थी। अच्छा, तो ये तो क्या आपके पास ऐसी कोई खबर है कि उसके बाद भी चाइनीज जो है फौजी वो और भी अंदर तक वो दरअंदाज हुए हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस बार चाइना का अंदाज बड़ा जारहाना है जी, और चाइना इस बार कोई भी सुलह की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस बात का अंदेशा पिछले 2-3 सालों से हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स कर रहे थे जी। और पिछले 10 सालों से इसकी तरफ ध्यान लगाने के लिए प्लानिंग करो बोलकर बोल रहे थे। अब चाइना इस बार जो आया है, गैल्वन वैली के अंदर जो पिंगोंग लेक है उसके जो बिल्कुल पहाड़ी इलाके हैं, मैं तराई इलाके नहीं बोल रहा हूं, पहाड़ी इलाके, जहां से हमारी पूरी रेजिमेंट्स पर, हमारी बॉर्डर पेट्रोलिंग पर, हमारी आर्म फोर्सेस के मूवमेंट पर मुकम्मल नजर रखी जा सकती है। वो लोग आकर मुसलसल पूरे अच्छे खासे 10,000 के ज्यादा सैनिकों के साथ बैठ गए हैं। फिंगर 1 to फिंगर 8 फिंगर से स्पर्स जो निकलकर तालाब में आते हैं, वो स्पर्स पर वो लोग बैठ गए। अब हाई लेवल की मीटिंग में बहुत ज्यादा कोशिश की मसले को सॉल्व करने की, और बदकिस्मती से मोदी गवर्नमेंट का डिनायल मोड रहा कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, बात संभल जाएगी, बात सुधर जाएगी, हम देख रहे हैं। ऐसे बातों में रहे और अंदरूनी खलफशार जो हमारे पास कोविड की वजह से चल रहा था उसको एक कम्युनल रंग देकर अवाम को उसमें उलझा कर रखे। नतीजे में चाइना पूरे पहाड़ी इलाकों पर बैठ गया है, और बैठने के साथ साथ किसी भी नए मुद्दे को अब मौजूदा लाइन ऑफ कंट्रोल ये रहेंगी, इसके जरिए बात करो बोलकर बोल रहा है। मौजूदा सूरत हाल ये है। तो ये जो फिलहाल की मौजूदा सूरत हाल है, अगर हम ये कहें कि इन तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, इसका जो नतीजा निकला है कल रात जी, मंडे के दिन, पीर के दिन रात में निकला है कि किसी तरीके से डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी। तो चाइना वालों ने कहा था वो पहाड़ के और ऊंचाई पर चले जाएंगे और हमारी फौज जो है वो पहाड़ के तराई इलाके में आ जाएगी। ये डिसएंगेजमेंट का प्लान हुआ था। टेंट उखाड़ने पर चाइनीज ने हड्डर्मी का रवैया इख्तियार किया। हमारे बहादुर फौजी गए वहां पर बात करने, बदकिस्मती से बगैर कोई ऑर्डर के कि अगर कुछ हुआ तो तुम फायरिंग कर सकते हो, ये ऑर्डर हमारे फौजियों को नहीं था। तो हमारे फौजी गए, बहादुरी से बात की, उन पर पत्थरों से, लाठियों से और बहुत से ऐसे हथियारों से हमला हुआ, और हमारे 20 फौजी मारे गए जी, और कई फौजी जख्मी हैं। ओवरऑल जो टैली है बता रहे हैं बढ़ सकती है,
और इसमें हमारा भारी जानी नुकसान और बहुत बड़ा माली नुकसान इस एतबार से हुआ कि हमारे नए नए जो फौजी इतनी सॉलिड ट्रेनिंग के बाद थे वो अब दुनिया में नहीं रहे। तो चाइना यहां पर यह बता देना चाहता है कि वो जंग के लिए तैयार है, पीछे हटने के लिए गैल्वन वैली से तैयार नहीं है। आज उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने भी कह दिया कि गैल्वन वैली को छोड़ के बात करिए, जो 70 सालों से भारत की फौज पेट्रोलिंग कर रही है उसको छोड़ के बात करिए। अब आपने पूछा इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह और उनके पार्टी प्रेसिडेंट बीजेपी के जेपी नड्डा पर आती है, जो मुल्क को चला रहे हैं, जिनके हाथों में 100 करोड़ हिंदुस्तानियों ने मुल्क दिया, 100 से ज्यादा करोड़ हिंदुस्तानियों ने, ताकि उसकी हिफाजत करे, बॉर्डर की हिफाजत हो। लेकिन नेपाल भी हमें मार रहा है, चाइना भी हमें मार रहा है, पाकिस्तान भी हमें मार रहा है, तीनों हमारे जमीन के हिस्से हड़प रहे हैं। डायरेक्ट जिम्मेदारी मोदी गवर्नमेंट की है, इसमें दो राय नहीं। हमारे फौजियों के ऊपर गोदी मीडिया इल्जाम लगाने की जहरीली साजिश कर रही है। आज तक की एंकर कहती है कि फौजियों की जिम्मेदारी थी। फौजी ऑर्डर के बगैर फायर नहीं कर सकता, फौजी ऑर्डर के बगैर लड़ नहीं सकता। ऑर्डर नहीं मिला तो जिम्मेदारी ऊपर आयद होती है, नीचे नहीं। बिल्कुल, आपने जितनी बेबाकी के साथ इन सवालात का जवाब दिया, मेरे जहन में एक खदशा सा पैदा हो रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क का एक खासा हो गया है कि जब कोई हुकूमत के बारे में बात करता है या किसी मामले में सवाल उठाता है तो उसके ऊपर या तो युवा पहला दिया जाता है या उससे अरेस्ट कर लिया जाता है, उसे कैद कर दिया जाता है। ये जैसे हमारे मुल्क का एक मिजाज बन गया है, हमारे जो हुक्मरान हैं उनका ये मिजाज बन गया है कि किसी भी सवाल को सुनने के लिए वो तैयार नहीं होते। मैं इस ज़मन में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या मुल्क की सिक्योरिटी के बारे में कोई सवाल उठाना ये क्या गद्दारी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूँ, भारतीय मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से लड़कर हजारों जानें जिस कौम ने दी है। बिल्कुल, मेरे वालिद इंडियन आर्मी के नायक रहे हैं। 1971 की जंग में खून पसीना लगाया बॉर्डर पर भारत की हिफाजत के लिए। ये मेरा छोटा सा एक बैकग्राउंड है। एक दाई इस्लाम हूं। देश की सिक्योरिटी आज के कई लीडर से ज्यादा मुझे महबूब है। बिल्कुल, कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग कार्यकर्ता घट जाते हैं, पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम करते हुए, देश से गद्दारी करते हुए, डिफेंस के नक्शे सप्लाई करते हुए। मध्य प्रदेश में बीजेपी आईटी सेल के लोग घट गए और परसों बीजेपी के 2 कार्यकर्ता घटे। अल्लाह का खरबा एहसान, ऐसे कई नेताओं से अल्लाह ने मुझे बेहतर बना के रखा। हम आपके बारे में भी यही हुस्न ज़न रखते हैं अल्लाह की। बिल्कुल। दूसरी बात यह है, देश की सिक्योरिटी पर सवाल करने के लिए हर लीडर ने उभारा है। खुद मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले चिल्ला कर टीवी पर और रैलियों में कहा है कि मेरा हक है डेमोक्रेटिक सेटअप में मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से मैं पूछूंगा कि क्या चल रहा है सिक्योरिटी के बारे में, चाइना कितना अंदर आके पिकनिक मनाना, पाकिस्तान कितना अंदर आके पिकनिक मना रहा, बार बार मोदी जी पूछ रहे थे। तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए आज के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर से हम ये पूछना चाहते हैं, चाइना लद्दाख की गैल्वन नदी पर आ गया, गैल्वन वैली पर या नहीं आया? क्या हमारे फौजी मरे या नहीं मरे? क्या हमारा नुकसान हो रहा या नहीं हो रहा? क्या नेपाल उत्तराखंड का इलाका अपने मैप में ऐड कर लिया या नहीं करा? क्या नेपाली पुलिस ने एक हिंदुस्तानी को मार दिया या नहीं मारा? ये सवाल है और पूछेंगे और बराबर पूछेंगे बार बार। लेकिन आपको लगता है कि ये सवालात जो आपने किए, इन सवालों के आपको जवाब भी दिए जाएंगे? क्योंकि ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, एक पूरे मास का सवाल है, देश का सवाल है। और देश का हर नागरिक जो देश से मोहब्बत करता है या अपने सरहद के बारे में जो परेशान है, सोचता है, वो इन सवालों के जवाब तो बहरहाल जानना चाहेगा। बराबर। मुझे आज ही की बात है कि मैं एक वीडियो देख रहा था कि जब हमारे प्रधान सेवक साहब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो बहुत ही जोरदार आवाज में वो ललकार रहे थे कि भाई चाइना जो है वो घुसता चला आ रहा है और हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, और ये आपके मनमोहन की जो सरकार है ये बिल्कुल खामोश है, हम ऐसा नहीं चाहते, कोई अगर हमें एक ईंट मारेगा तो हम पलट के उसका जवाब देंगे। इस तरह की बहुत सारी अंगेज बातें हो रही थी। आज मैंने उनका एक और वीडियो देखा है कि जब वो कैबिनेट वगैरह की और इसके क्या कहते हैं वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, जो कुछ चाइना में हो रहा है
इस पे मेरा मन बहुत ही दुखी है। जी जी। और आप यकीन रखें कि मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जो भी हमारे देश की तरफ दिखेगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी जी जी। हम उससे बर्दाश्त नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उसका जवाब देंगे। बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, देखिए वो वीडियो मौजूद है। जी जी जी। हम उससे बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी यही कोशिश रही है कि हमारे देश की तरफ कोई उंगली दिखाकर बात न कर सके, और हम इसी कोशिश में लगे हैं। फिर भी अफसोस की बात है कि अभी हमारे 20 जवान मार दिए गए, चाइना के फौजियों ने उन्हें मार दिया। बहुत दुख की बात है, लेकिन देश को गर्व होना चाहिए उनकी मौत पे। देश को गर्व होना चाहिए कि उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान दी। हम उनके लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखते हैं कह के साहब खड़े हो गए। लेकिन मैं इंतज़ार करता रहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ऐसा जवाब आएगा कि भाई ये कोई जुबानी बात नहीं थी। हमारे 20 जवां मर्दों को, 20 फौजियों को न सिर्फ ये कि मारा गया, लेकिन एक और भी खबर आई है कि उन्हें जंगी तरीके से नहीं मारा गया, बल्कि उन्हें बहुत ही तकलीफदार तरीके से, टॉर्चर करके, बहुत ही तकलीफदार तरीके से मारा गया है। और उसके बावजूद हमारा रवैया यही है कि हम देख रहे हैं। जी जी। हम देखेंगे। मसला ये है, देखिए आप, कि एक दौर था ये कहते थे कि लाल आंखें चाइना को दिखाना चाहिए। जी। ये कहते थे बीजेपी के लीडर्स, मोदी जी, सुषमा स्वराज, के एक के बदले 10 सर लेकर आए। ये कहते थे कि घुस के मारेंगे, भारत नया भारत है, घुस के मारेंगे। और आज इनके ये पूरे जुमले बदल गए, बदलकर अब ये कह रहे हैं हम कड़ी निंदा करते हैं, मुझे अंदर से दुख है, मैं यकीन दिलाता हूं ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, 2 मिनट का मौन व्रत। अरे भाई ये सब बातें एक तरफ, राफेल कहां है, इस्तेमाल में क्यों नहीं आ रहा? सही है। इसराइल से जितने मिसाइल्स लिए कहां हैं डिफेंस सिस्टम्स के, और इस्तेमाल में क्यों नहीं आ रहे? इसराइल के गाइडिंग सिस्टम्स लिए, सैटेलाइट लिए, ड्रोन्स लिए, इस्तेमाल में क्यों नहीं आ रहे? जब अवाम का, जनता का लाखों करोड़ डिफेंस पर स्पेंड किया जा चुका है, तो आज हमारे फौजियों की हिफाजत के लिए, देश की हिफाजत के लिए और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस्तेमाल में क्यों नहीं आ रहे? यही तो बड़ी हैरत की बात है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर के किसी बच्चे को अगर कोई तमाचा मार देता है तो हम उसके घर तक जाते हैं, जी, सवाल करते हैं कि आपने मेरे बच्चे को तमाचा क्यों मारा। और हमारे देश के फौजियों को इस बुरी तरह से मार दिया गया, और बजाय इसके कि हम कोई अमली जवाब दें, उल्टा हमें समझाया जा रहा है कि यह कुर्बानी रंग लाएगी। ये कुर्बानी जब रंग लाएगी जब हम चाइना के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। क्या हम उस पोजीशन में हैं? आप उस पोजीशन में अगर नहीं है बोल रहे हैं तो मेरा मशवरा है पद छोड़ दीजिए, घर को चले जाइए। कभी भी याद रखिए, जंग हथियारों के बलबूते पर नहीं जीती गई, जंग जीती गई जिगर, जज्बा और हिम्मत के बलबूते पर, जी, आपके आइडियोलॉजी और आपके टारगेट के बलबूते पर। ऐसे कई बार हुआ 1962 में, जब चाइना से हमारी जंग चल रही थी और हमारे जवानों के पास सही हथियार नहीं थे, सही खाना नहीं था, सही बूट्स नहीं थे, और सख्त सर्दी में लद्दाख और अक्साई चीन में वो लड़ रहे थे। उन्होंने उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह कई चीनियों के दांत खट्टे किए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अल्लाह का करम रहा, ये हिस्ट्री रिकॉर्डेड है। जी, जी, आज भी अगर हम डरपोक ना बने, दिल्ली की सरकार वाले डूब मरने की पोजीशन में नहीं है अगर शर्म से, तो कम से कम लड़ने के लिए जज्बे की बात करिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। फौजियों को भेजा दिए नो फायरिंग ऑर्डर के साथ, फौजियों को मरवा दिए टॉर्चर के जरिए, और कहेंगे कि नहीं अजीम कुर्बानी थी, हम याद रखेंगे। फौजी जाके लड़ा और लड़कर देश की हिफाजत के लिए पूरी जाबाजी से पूरे अपने जितने हथियार थे इस्तेमाल करते हुए, उसके बाद अगर मौत आ गई, अल्लाह करे जी, आप उसके पीछे हाथ बांधे के उसको मरवा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि देश तुमको याद रखेगा। किस बात के लिए याद रखेगा? के ऊपर मैं भी बड़ा ही मतलब कहना चाहिए कि समझ में नहीं आ रहा है कि इनके इस बयान को, या इन लोगों के, ये जो जिम्मेदार लोग हैं, खासतौर से 4 नाम जिनके ऊपर 130 लोगों ने बिल्कुल अपना विश्वास ये किया था, 130 करोड़ लोगों पे, ये इनकी जो स्ट्रैटेजी है, ये पर्दापोशी जो इख्तियार कर रहे हैं या बचाव का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, ये क्या इनकी कमजोरी है या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है? देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, इसको ट्विटर के ऊपर मजाखन, हालांकि वो तकलीफ बात है, लेकिन मजाखन कहा जा रहा है सावरकर मोड, यानी हालात खराब होते ही
सामने वाले के पैरों में बैठ जाना, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, हमारे को लड़ना नहीं है, हालात खराब होते। और कमजोरों पे जुल्म करो, मार डालो। कश्मीर दूध मांगे तो खीर देंगे, कश्मीर पूछा तो चीर देंगे, तो फिर लद्दाख पूछा तो क्या कर देंगे? माफिया मांग लेंगे, सॉरी बोल देंगे या कड़ी निंदा करेंगे। मसला है क्या है, देखिए आप, ये अवाम का जहन भटकाकर नए नए डाइवर्जन टैक्टिक्स है और कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट टिट फॉर टैट, दो टोक स्ट्रैटेजी से जवाब देने की पोजीशन में इन्होंने नहीं है दिल्ली की सरकार, मोदी सरकार। अजय शुक्ला नाम का डिफेंस एक्सपर्ट ट्विटर पर आप कभी फॉलो कीजिए, असदुद्दीन अवैसी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कई टॉप के डिफेंस एनालिसिस्ट उसको फॉलो करते हैं और इंडिया टुडे से लेकर कई नेशनल टीवी चैनल्स पर बड़ी उम्दा एनालिसिस देता है। बंदा 3 महीने से समझा रहा, डोंट ट्रस्ट चाइनीज, 3 महीने से बोल रहा चाइनीज पर भरोसा मत कीजिए। लेकिन हमारे पीएम साहब तो चाइनीज के साथ बैठ के झूले झूल रहे हैं, झूला झूल रहे, नारियल पानी पी रहे, वो बड़ी चाइना की बनी हुई मूर्ति बता रहे, वो मंदिरों को लेके फिर रहे, आश्रमों को लेके फिर रहे, उन्हें लद्दाख खा गया। अगर और 4 साल इन्हों ऐसी करे, वो डोनाल्ड ट्रंप को झेल लेते हुए, चाइना के प्रेसिडेंट को झेल लेते हुए, अल्लाह ना करे अरुणाचल प्रदेश भी खा जाता उन्हें। वो डिफेंस एक्सपर्ट समझा रहे हैं, देखिए चाइनीज मिठी बातें करेंगे, काम अपना करेंगे। एक दिन के लिए, एक लम्हे के लिए उनसे आप चूकिए मत, डोंट ट्रस्ट चाइनीज। अजय शुक्ला चिल्ला रहा है, उसका मजाक उड़ा रहे, एंटी नेशनल बोल रहे उसको। वही हुआ जिसकी वो वार्निंग दे रहा था। वो क्या बोला, एक दिन रात में वो घुस के बैठ जाएंगे, आप हटाए तो आपकी एक रेजिमेंट को उड़ा देंगे, उसके बाद बोलेंगे जंग है तो चलो जंग के लिए। आप उसके लिए क्या तैयारी है सोचिए। आप बिलीव करिए, चाइना के 10,000 फौजी और हमारे 200 फौजी, चाइना 4 फाइटर जेट्स वहां पर लैंड कर दिया स्टील फाइटर्स के, हमारी कोई एयर स्ट्रिप नहीं है। तो डिफेंस के नाम पे जो इतने सारे करोड़ों रुपए जो इन्वेस्ट किए गए, उसका क्या? ये देखिए, क्या मसरफ क्या है? एक होता है नींबू और मिर्ची बन बन के रफेल ला के रख लेना, एक होता है सही वक्त पर देश के बचाव के लिए, देशवासियों के बचाव के लिए उसका इस्तेमाल करना। अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज अ डिफरेंस ऑफ चॉक एंड चीज, दोनों में काफी फर्क है। जिस वक्त राफेल में ये नींबू और मिर्ची लटका रहे थे, उस वक्त भी मुझे बड़ी हंसी आई थी और मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि हमारी हिफाजत के लिए राफेल लाया गया और राफेल की हिफाजत के लिए नींबू और मिर्ची लटका रहे हैं, तो बताइए फिर कि ये देखिए, एक टर्म है आपने भी सुना होगा, दुनिया समझ गई, गूगल में भी आता है मारने पर, अंधभक्त। मोदी जी चीफ मिनिस्टर रहने इसको अंधश्रद्धा बताए हुए कि क्या नींबू मिर्ची बचाएंगी तुम्हारे को, कार को, तुम्हारी गाड़ी को जो बन रहे, अंधश्रद्धा बोले। उनका डिफेंस मिनिस्टर जाके राफेल को नींबू मिर्ची, फॉरेन नींबू, मालूम आपको, इंडियन नींबू नहीं था, फॉरेन नींबू, फॉरेन मिर्ची, यानी विलायती नींबू और मिर्ची बन रहे उसको। अब विलायती गाय मम्मी नहीं है, देसी गाय मम्मी है, माता है, विलायती गाय आंटी है बोले थे इनके लीडर। विलायती नींबू मिर्ची लेकिन वो काम की है। अब सुनिए, मसला ये है, ये एक अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, गाय गोबर, गौ मूत्र, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, उठे सो उठे इसको मार, वो मासूम को मार, यही मसले में 6 साल बर्बाद कर दिया। और कब को से वेपन्स यूज करना, कब क्या स्ट्रेटेजी से यूज करना, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स को लेके पूरों की मीटिंग रख के, ऑल पार्टी मीटिंग बुला के, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मीटिंग, आर्मी के 3 चीफ्स की मीटिंग्स रख के उनके साथ ऑर्गेनाइज तरीके से आने वाले 25 साल में क्या टारगेट होना चाहिए, चाइना क्या कर सकता, पाकिस्तान क्या कर सकता, नेपाल क्या कर सकता, बर्मा हाथ से निकल जा रहा, भूटान हाथ से निकल जा रहा, ये पूरी प्लानिंग अगर अच्छी स्ट्रेटेजी करे तो बहुत सॉलिड काम हो सकता था। लेकिन जहरीला जहन, गोबर भरेवा, माइनॉरिटीज के खिलाफ दिल में दिमाग में जहर, दलितों के खिलाफ जहर, हिंदुत्वा के नारे, देश को 6 साल में संघी गवर्नमेंट ने, मोदी बीजेपी ने गारत कर दिया। तो ये जो चीजें होती चली जा रही हैं, जिन्हें हम देख भी रहे हैं, झेल भी रहे हैं, इन कोताहियों का सबब क्या है? मीन्स ये कोताहियां हो रही हैं या जानबूझ के की जा रही हैं? 2 बातें हैं। एक है, पहली इसकी जिम्मेदारी है जहालत। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उपनिषद, भगवद गीता, पुराणास, मनुस्मृति, ब्रह्मनास, जिंदगी में कभी नहीं पढ़े, जिंदगी में कभी संज्ञा नहीं पढ़े आरएसएस बीजेपी के। मैं इनके कई लीडर, इनके
जो निर्मोही अखाड़े के शंकराचार्य है, उनको 2 रेफरेंसेस पूछा नहीं मालूम बेचारे। इतना बोला मैं आपकी धार्मिक किताबें में अयोध्या नाम का शहर बता लीजिए, मंदिर बना लीजिए, पूरे मुसलमानों से परमिशन दिला देता हूं। नहीं बता सकते, क़यामत तक नहीं बता सकते। पूरे धार्मिक किताबों में बता लीजिए, श्री राम बोले मैं भगवान हूं, मूर्ति बना के मेरी पूजा करो, पूरे मुसलमान खामोश हो जाएंगे, आप बना लीजिए। नहीं बता सके। 5 डिबेट अटेंड करें, नहीं बता सकते, क़यामत तक नहीं बता सकते, पढ़े ही नहीं, वही बात, रेफरेंस ही नहीं है, जानकारी नहीं है, कुछ तो नहीं है। बस पहली जिम्मेदारी ये देश की बर्बादी, इंटरनल बर्बादी, एक्सटर्नल बर्बादी की, जहालत, फेक डिग्री। इसके साथ एक और भी चीज है, उनकी अना। अभी मैं अब आ रहा था, नंबर 1 पे ये इग्नोरेंस पकड़ लीजिए आप। हाँ। अब जहां जहालत आती है, उस जाहिल को अगर आप करेक्ट करने गए, उन्हें अनानियत में आ जाता। उसको क्या रहता मालूम आपको? हाँ, मैं इनकी सुनूं, इन्हें कौन है, ये एक एटीट्यूड। तो अब कोई भी डिफेंस एक्सपर्ट या पॉलिटिकल लीडर समझाने गए, हम 7 जनवरी को कोविड के बारे में समझाए, रिजेक्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके तेलुगु और बंगाली कई न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट करे, रिजेक्ट। राहुल गांधी 12 फरवरी को समझाया, बेचारा पप्पू बोल के रिजेक्ट। उन्हें उधर समझा रहा कोविड के बारे में, इधर मोदी जी लिट्टी चोखा बैठ के खा रहे, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ नमस्ते ट्रंप अय्याशी चल रही, वेलकम ट्रंप चल रहा। तो ये एक अनानियत है। और तीसरी और एक बात है, गलत इंफॉर्मेशन में चाइना बड़ा दुश्मन, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान को रख लेते, ये तीसरे नंबर पर दूसरों को लेके चलते, एक्टिव रहते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, गाफिल की मदद अल्लाह भी नहीं करता। बिल्कुल सही। इफ यू आर गाफिल, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर अल्लाह की मदद भी आप पे से हट गई, समझ जाइए बात। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आफियत दे हमको। एक्टिव रहते तो तैयारी रहती, काउंटर क्राइसिस मैनेजमेंट, सब चीजें तैयार रहते। वो वाली तैयारी दूर दूर तक नहीं थी, क्योंकि दुश्मन चाइना नहीं था, मुसलमान दुश्मन है, सही, इस्लाम दुश्मन है, जाकिर नाइक दुश्मन है, मौलाना साहब दुश्मन है, तबलीगी जमात वहाबी दुश्मन है, सलफी दुश्मन, ये चल रहा। अरे हम समझा रहे, अरे भैया हम आर्मी के बेटे के, आर्मी मैन के औलाद है, हम हमारे पप्पा आर्मी में, हमारे दादा माशाल्लाह गवर्नमेंट सर्वेंट, खून पसीना लगाए हुए, हम दुनिया का देश के लिए मरमर करते। बोले नहीं, तुम भी गद्दार, हमारे को गद्दार बोल रहे बैठ के टीवी। और पूरा कंसंट्रेशन, पूरी एनर्जी यूथ की देश को सिक्योर करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाके नंबर 1 लिख जाना नहीं था। हिंदू मुस्लिम, एक दिन बताइए कोई टीवी चैनल का डिबेट बगैर कम्युनलाइजेशन के रहा, बगैर सांप्रदायिकता के, फिरकावारियत के, कभी आप देख रहे हैं? खासतौर से जो 6 साल में गोदी मीडिया जो एक आया सामने, और इनके हमारे मुल्क के जो सब जितने बड़े बड़े नाम नहाद एंकर्स, इनका जो रोल रहा है, इन्होंने सिवाय हिंदू मुसलमान के नफरतों के व्यापार के और कुछ किया ही नहीं। एग्रीड, बिल्कुल। कोई भी उनकी डिबेट देखिए आप, कोई भी उनका प्रोग्राम देखिए, वो अगर हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, अगर पाकिस्तान नहीं करेंगे, अगर तो उनकी डिबेट ही मुकम्मल नहीं होगी। आपको हैरत होगी, कल अर्नब गोस्वामी डिबेट कर रहा है गेट आउट चाइना बोलकर, और एडवर्टाइजमेंट दे रहा वीवो का, चाइनीज कंपनियों का। मैं भी वही जिक्र भी करने वाला था कि एक तरफ वो कह रहे हैं। अच्छा, एक बात समझ में ये नहीं आती है, आज तक कभी यही हाल है, चाइना से टीवी में ले रही, स्टूडियो में ले रही वो, और इधर से स्पॉन्सरशिप ले रही चाइनीज कंपनियों की। हाँ, तो वही मैं उस तरफ आ रहा था। मेरा एक सवाल ये था कि जब भी चाइना के साथ कुछ होता है तो बायकॉट चाइना, चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, चाइना के प्रोडक्ट यूज मत करो। सरहद पे जंग हो रही है, और यहाँ पे भी 2 रुखी पॉलिसी है कि एक तरफ जंग लड़ी जा रही है, वो आपके फौजियों को मार रहे हैं, आप अपने चैनल पे नीचे में उसकी पट्टियों में ऐड चला रहे हैं, उसके प्रोडक्ट के ऐड चला रहे हैं। और इतना ही नहीं, बहुत हुआ तो हम आपसे लड़ेंगे नहीं, हम आपको जवाब नहीं देंगे, हम आपके प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे, हम आपके चैनल का बहिष्कार करेंगे। ये भी झूठ है जावेद साहब, ये भी झूठ है। मैं आपको लिख के देता हूँ, रीजन बोलता हूं मैं आपको। प्रोडक्ट का बहिष्कार आपने और मैंने और रमेश और गणेश और डेविड ने करना है, बड़े बड़े चैनलों ने, उद्योगपतियों ने नहीं करना है। चैनल खाली टिकटॉक अनइंस्टॉल करो बोल दिया आपको, अपनी देशभक्ति निभा दिया। अब वीवो से लेके पूरे एड्स लेकर हजारों करोड़ का डील कर रहे हैं। चाहे शंघाई इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन को टनल खोदने के लिए 1200 करोड़ का ठेका मोदी गवर्नमेंट दिए हुए है। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले, हाँ। तो पता ये चला, बोलने के लिए खाली जुमले है, ग्राउंड के ऊपर एक्शन नहीं है। खुद इनका
मोदी जी बोलते थे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वो संघियों के लिए नहीं है साहब, गोदी मीडिया के लिए हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। अगर हम हिपोक्रेसी का शायद पहले इसकी डेफिनेशन लोग नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन इस पार्टी और इसके जो कर्ता धर्ता हैं और जो हमारे प्रधान वगैरह हैं, इनके रवैये को देखने के बाद मैं समझता हूं कि अब हर शख्स को हिपोक्रेसी का मतलब समझ में आ गया होगा कि हिपोक्रेसी क्या चीज है। एग्जैक्टली। मेरे को एक साहब बोले फेसबुक या ट्विटर पे, मोदी जी ये बोल दिए इलियास भाई, उसका एकदम अपोजिट करेंगे 8 दिन में, देख लीजिए भला। ये जो भी विकास बोले विनाश कर दिए, 15% जीडीपी बोले 1.5 पे ला दिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बोले, अब बोलना नहीं चाहिए, बहुत बुरे हालात है। हाँ। 2 करोड़ रोजगार बोले, बेरोजगार कर दिए, काला धन बोले 0 रुपया लाए, 15 लाख बोले आपके पैसे काट रहे हैं अब बिलात बड़े बड़े भेज के। अब तो बताने का मकसद ये है, बोलते जो हैं उसका एग्जैक्ट अपोजिट करते हैं मोदी जी। अब जो बोल रहे हैं हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, लाल आंखें दिखाएंगे, ये करेंगे, अब मेरे को डर है अल्लाह करे इसका भी अपोजिट करे इन्हों, तो मेरे भारत की बस अल्लाह ही हिफाजत करे, दुआ करें। लेकिन हमारे जो मुल्क के लोग हैं, इस देश में बड़े से बड़े इनकलाब आते रहे हैं और कुछ न कुछ जब कोई इनकलाब आया तो देश की एक सूरत हाल बदल गई। अभी कुछ महीनों पहले ये जो शाहीन बाग वाला मामला सीए एनआरसी का हुआ था, तो वो भी एक इनकलाब की सूरत जैसे अख्तियार कर रहा था और ऐसा लगता था कि फिर एक इनकलाब आने वाला है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामलात हुए हैं कि जैसे लगता है कि हमारे जहनों को एक ऐसी जगह पे फिक्स कर दिया गया है कि जब हम जैसे एक बेहिसी की कैफियत में आ गए हैं कि बस भाई अगर कुर्बान भी होना है तो हो जाओ, कोई करता है तो आवाज़ मत उठाओ। मसला क्या है जावेद साहब के एक मुल्क की आवाम को डायरेक्शन और डायमेंशन लीडर देता है। बिल्कुल। और लीडर से गलती हुई तो उसके साथ ही टोकते हैं। सही। और नेहरू ने 1960 की वॉर में चाइना से जो हुई थी, तो नेहरू जी टीवी पर आए थे, रेडियो पर आए थे और क्या क्या सूरत हाल चल रही खुद से बोले थे और कहा हम कम पड़ रहे हैं उसका भी एतराफ करे थे और देश से अक्साई चीन के मसले में माफी भी मांगे थे। ये होता लीडर, आवाम को साथ लेके चलने वाला, पूरी अवेयर रखने वाला। अंधेरे में लेके जाके दलदल में खपा देने वाले को लीडर नहीं बोलते आप, उसको क्या बोलते आप? चौकीदार ही चोर है बोलते, चोर बोलते आप उसको। सही डायरेक्शन, सही डायमेंशन और सही विजन देने वाला कि भाई आने वाले 25 सालों में आपका लड़का कहां रहेगा, आने वाली आपकी नस्ल कहां रहेगी, मुल्क कहां रहेगा, ये टारगेट देना एक लीडर की जिम्मेदारी थी। अब हमारा लीडर ही शमशान खबरस्तान, कपड़ों से पहचान लो, झोला उठा के चले जाऊंगा, समझ रहे हो मेरे भाई? जी जी। तो परेशानी में आपको यह मशवरा दिया जा रहा है कि झोला उठाइए, मेरे को मशवरा दिया जा रहा है झोला उठाइए और निकल लीजिए, जिम्मेदारी को नको लगा लीजिए। अब तो वो बात भी सामने आ गई, आत्मनिर्भरता की जो बात कही गई थी कि आत्मनिर्भर होना है, तो वाकई में ऐसा लगा कि आत्मनिर्भर हर शख्स को अपने आप में होना है, देश को नहीं होना है, इनको नहीं होना है। हम अपने मामलात के जो है जिम्मेदार खुद हैं, लेकिन हमारे लिए कोई सपोर्ट नहीं है। मेरी गुजारिश है 130 करोड़ हिंदुस्तानियों और दुनिया भर के लोगों से, एक रब मालिक ईश्वर अल्लाह निर्भर हो जाइए, बिल्कुल सब मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये आत्मनिर्भरता, ये सब ये जो फ्लिम्जी डायलॉग्स है ना, ये जो बिल्कुल फ्लावरी लैंग्वेज है ना, ये सीधा आपको लेके जाके बहुत बड़ी फिल्म तैयार करके उसमें खपाने की प्लानिंग है। मेरी बड़ी गुजारिश है अल्लाह निर्भर होके उसको पुकारना शुरू करिए और ये देखिए what to do, when to do, how to do and who will do it for the betterment of myself, my family and my nation। कौन कब क्या कैसे करेगा बेहतरी के लिए, मेरी फैमिली, मेरी सोसाइटी, कम्युनिटी और मेरे नेशन के लिए, मुल्क के लिए, देश के लिए, ये इस पर ध्यान। इलियास साहब, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उस ब्रेक को लेने से पहले एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा कि इस वक्त ये जो हमारा मुल्क है, एक तरह से देखा जाए तो चौमुखी कहना चाहिए, चारों तरफ से ये मुसीबतों के एक इसमें आ गया है। क्योंकि अगर हम कोविड की बात करें, लॉकडाउन की बात करें, लद्दाख की बात करें, जिधर से भी बात करें, अंदरूनी और बैरूनी हर तरह से हम लोग परेशान हाल हैं। आपको क्या लगता है ये आने वाले दिनों में ये क्या रंग लाएगा? मुझे 2 बातें कहना है। पहली बात तो दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क के अंदरूनी और बाहरी मामलात को संभाल दे मालिक,
और तमाम मसाइल का खात्मा फरमा के हमारे मुल्क और भारत की और भारतवासियों की अल्लाह हिफाजत फरमा दे रब्बुल आलमीन, और पूरी दुनिया की अल्लाह हिफाजत फरमा दे हर बला से परवरदिगार। और दूसरी बात मुझे ये कहना है, आने वाले हालात, मैं एक एग्जाम्पल दे के आपको समझा दूं, चारों तरफ से आग लग गई घर को और अंदर से भी आग लग गई, और इन हालात में घर का जो सरबराह है, जो बीवी बच्चों को, सबको, माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप और बीवी और छोटे छोटे बच्चों को लेके लीड करने वाला जो लीडर है, वो समझिए बिल्कुल ही नाखलफ, गैर जिम्मेदार और इंतहाई मायूस किस्म का बेकार इंसान है। बस इस हालात में मैं अपने मुल्क को देख रहा हूं, जरी से भी मुझे उम्मीद लीडरशिप से नजर नहीं आ रही, जो हमको ये कहे कि यस नाउ दिस एंड दिस एंड दिस टू कम आउट फ्रॉम दिस क्राइसिस, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे और इंशाल्लाह ये क्राइसिस से निकलेंगे। थाली, दिया, गाली। लोग बोलते गाली, हाँ, उनके जितने भक्त गाली देते मेरे को दिन रात, क्योंकि मैं देश की भलाई की, देशवासियों की भलाई की बात करके उन पर तनकीद करता हूं, मेरे को गालियां देते। तो थाली, दिया, गाली, अभी तो इधर ही चल रहे हैं। आग चारों तरफ से बढ़ती जा रही है और अंदर से ही बढ़ती जा रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए हर मामले में। लेते हैं यहीं पे एक छोटा सा ब्रेक, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। हमने अभी बात की चाइना, लद्दाख और अपने मुल्क के जो रवैये के बारे में। अगले जो एपिसोड, अगला जो हमारा ब्रेक के बाद जो हम फिर गुफ्तगू शुरू करेंगे, हम चूँकि अब तक कोविड से निजात नहीं मिल सकी है, अब तक माहौल वही है, लॉकडाउन, कोविड का जिक्र अब तक चल रहा है, तो एक जायज़ा हम उस पर भी लेंगे कि इस वक्त कोविड के ज़रिए सूरत हाल हमारे मुल्क की क्या है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जब तक की आपकी सेहत और तंदुरुस्ती का राज छुपा है आपके मुंह की सफाई और दांतों की मजबूती में, तो ख्याल रखिए और दांतों से जुड़ी हुई किसी भी तकलीफ के लिए कांटेक्ट कीजिए रीडिज़ाइन बंजारा हिल्स सिटी सेंटर के बगल में। रीडिज़ाइन। ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं जावेद नसीम आप लोगों की खिदमत में। हम गुफ्तगू कर रहे थे जनाब इलियास शरफुद्दीन साहब से। हमने अभी बातें की चाइना और हिंदुस्तान के आपसी ताल्लुकात के मामले में, और अब बातें करेंगे कुछ कोविड के बारे में। इलियास साहब, पिछले कई महीनों से हम सब जिस इंतशार का शिकार हैं कोविड को लेकर, और कोविड का जो रवैया सामने आया और कोविड से ज़्यादा जो हमारी सरकार का रवैया सामने आया, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बेमिसाल हैं। जब कोविड का पहला लॉकडाउन हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ताली बजाइए, हम कोविड को हिंदुस्तान से भगाकर ही दम लेंगे। 18 दिन महाभारत की जंग चली थी जी, 21 दिन में हम हरा देंगे बोले थे जी। 4 महीने हो गए हैं, केसेस का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। दिन वो ग्रेजुअली ग्राफ बहुत तेजी से जा रहा है। दुनिया भर में लॉकडाउन के बाद केसेस नीचे आए। वाहिद मुल्क है जिसमें केसेस बेतहाशा बढ़े हैं। हॉस्पिटल्स का हाल बहुत तबाहकुन है, पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। ये टेस्टिंग किट्स, हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर, केसेस की एनालिसिस के बारे में जनवरी 27 से हम समझाते जा रहे हैं कि भाई ये क्राइसिस आएंगी। तो देखिए, हमारा एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है जी, बहुत डेंसिटी जो है, एक मोहल्ले में पॉपुलेशन की डेंसिटी हमारी बहुत ज्यादा है। इटली, अमेरिका, इंग्लैंड नहीं संभल सक रहे, कम डेंसिटी से रखे। हम यहाँ पर हर दूसरे उसमें 10 लोग रहते हैं एक रूम के अंदर, एक घर के अंदर, तो डेंसिटी ज्यादा है। हम कब से समझा रहे हैं, नहीं समझे, नतीजे में मनमानी करे, ब्रूचुअल लॉकडाउन लगाए और एकदम खोल दिए। लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक बकरे को पाल पोसकर मार्केट में लाया जाता है, हमने वायरस को पाल पोसकर मार्केट में लाया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, मतलब मैं जो आपसे पूछने वाला था कि जो कहा गया था कि हम इसे यहाँ से बिल्कुल भगा देंगे, कोविड को शिकस्त दे देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। फिर उसके बाद थालियाँ बजवाई गई, तालियाँ बजवाई गई, मोमबत्तियाँ जलाई गई, फूल बरसाए गए। तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये सारे जो है तमाम किए जा रहे हैं कोविड को भगाने के लिए। तो अब क्या है कि ये इन तमाम चीज़ों के बाद भी कोविड तो नहीं गया, ग्राफ इसका कोविड का ऊपर गया और उसके बाद अचानक खामोश बैठ गए।
असल मसला क्या है, देखिए अंधभक्ति बड़ी डेंजरस चीज होती है, कोरोना वायरस से भी डेंजरस जी। कोरोना सिर्फ दुनिया में मारता, अंधभक्ति दोनों जहां में मार डाल के जहन्नुम में पहुंचा डालती। थाली का जब कहा गया था, थाली का जी, तो नासा से रिसर्च लेकर आए थे अनभक्त कि वो थाली और ताली वो टाइम पर जो मोदी जी ने दिया है, अगर ये डेसिबल्स तक पहुंच जाए तो कोविड की बीमारी, वायरस उसके वाइब्रेशन से खत्म हो जाएगी जी। बोलकर जो घरों के प्लेटा तोड़े भाई, डंडे मार मार के, जो रोडों पे निकल के गो कोरोना गो बोल के जो मार रही है एक अल्लाह की बंदी, जो प्लेटा टूट रहे हैं, या दुनिया भर में इतना थूके हमारे पर, इतना हंसे लोग हमारे पर, पूरे भारत की इज्जत को मट्टी में मिलाया अनभक्त। दूसरी बार बोले आप दिया जलाइए, दिया से बाद डीएनए हुआ दिया पर, आपको पता है या नहीं है? जी जी। डीएनए हुआ जिसमें यह बताया गया कि दिया जब जलेगा बालकनी में तो उसका जो हीट निकलेंगी, और वो हीट की वजह से जिस लेवल का टेम्परेचर पूरे भारत का बढ़ेगा, उसके अंदर कोविड के जिंदा रहने की गुंजाइश नहीं है, कोविड अब तो मरना ही मरना है, ये हमको बताया गया। नासा से रिसर्च नहीं लाई, इस बार कोई और दूसरे, अब चूंकि स्पेस का मसला नहीं था, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर का ही मसला था, तो कोई अंदर का साइंटिस्ट बोला इनको, कोई विश्वविद्यालय का कोई बोल दिया, वहां से लेकर आए। अब उसके बाद जो दिए जले मेरे भाई, तो दिए ऐसे जले, पटाखे जले, और पटाखे ऐसे जले कई घरों को आग लग गई, फैक्ट्रियों को आग लग गई जी। मैं बोला या अच्छा, मेरे को यकीन मानिए, एक घर में हमारे बड़े बचपन नौजवानी में एक बात सिखाया हमको, जवानी में कि बेटा जिन दिनों तुमसे मुसलसल कोई गलत काम हो जा रहा, तुम अच्छा करने जा रहे हैं फिर भी औंधा हो जा रहा, बेहतर है थोड़े दिन घर पे बैठ जाओ बेटा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बंदे के लिए लोगों के शर से, प्रॉब्लम से बच के घर में बैठना सदका है, और बाहर निकलकर अपने शर से लोगों को बचा लेना भी सदका है। भी सदका है, बिल्कुल सही, ये बंदे के लिए। अब मजे की बात सुनिए, पूरे प्रोसेस में मोदी जी को मैं एडवाइस दिया था, बड़ी मेहरबानी थोड़े दिन घर बैठ जाइए। सर आप आते बाहर एक नई कुछ तो भी स्ट्रेटेजी दे डालते, पूरी फिल्म औंधी हो जाती। क्लाइमेट चेंज पर इतना अच्छा असर पड़ा कोविड का कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लीन होना शुरू हो गया, ओजोन जो एंटार्क्टिका और आर्कटिक के ऊपर पूरा डिस्टर्ब हो गई थी वो रीबिल्ट हो गई फिर से अल्हम्दुलिल्लाह। नदियों का, यमुना से लेके कई नदियों का पानी साफ और शफाफ बहने लगा। ये अल्लाह की नेमतें भी मिल रही थी हमारे को, बीमारी के नुकसान के साथ नेमतें भी थी, इसमें कुछ बुराई है तो ये भलाइयां भी आ रही थी। लेकिन मोदी जी निकल के उसका भी सत्यानाश कर दिए, पटाखे जला के और पूरा दिया जला के। तो बताने का मकसद ये है, ये वो गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं जो एक गली के लीडर को सूट नहीं करती, प्रधानमंत्री को तो छोड़ दो आप। अगर आपको गली का या मुझको कोई जिम्मेदार बना दे, भाई तुम फलानी गली के जिम्मेदार हो, तुम काउंसलर हो या कुछ भी हो, ABCD, हालांकि 2 पैसे की इंटरेस्ट नहीं है कोई इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में, लेकिन बता रहा हूं मैं, तो एक गली का लीडर भी हरकतें नहीं करना चाहिए जो हमारे प्रधान सेवक कर रहे हैं, उसमें बर्बादी आई से। तो प्रधान सेवक जो भी कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो एक अलग सी बात है, लेकिन हमारे जो आम जनता है, लोग हैं, इनकी ज़हनियत को क्या हो गया है? ठीक है, ये कैसे बिल्कुल आंखें बंद करके वो दौड़ जाते हैं इस तरह की चीजों के पीछे? अरबी की एक कहावत है जी, राजा का दीन जो है प्रजा का दीन रहता अक्सर, और इंटेलेक्चुअल्स जो है सोसाइटी में जावेद साहब वो मुख्तसर से रहते जी, आम आवाम जो रहती वो बहाव में बह जाती जी, और वो बहाव में लेके जाने वाला लीडर रहता। अब चाहे तो वो लीडर ऐसे बहाव में लेके जाए जिससे मसाइल हल होकर देश तरक्की और शांति और उन्नति की तरफ चला जाए, या फिर वो लीडर ऐसे बहाव की तरफ लेके जाए कि खुद भी खपे, पूरे देश को भी खपा दे। हमारे सामने फिरौन की, अबू जहल की और हिटलर की मिसाल है, कैसा खुद को भी बर्बाद करे, देश को भी बर्बाद करे। हमारे सामने मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मिसाल है जी, जो खुद और पूरे मुल्क को कैसा तरक्की की बुलंदियों पर लेकर चले गए, एक अल्लाह की इबादत और उसकी शरीयत के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल ये एक अल्लाह की इबादत और उसकी शरीयत का जो मामला है, ये अगर हम कहते हैं किसी से तो उस चीज़ को एक अलग रंग दे दिया जाएगा जी। तो क्योंकि हम लोगों के ऊपर ऐसे ही एक इल्ज़ाम है कि हम लोग जो है वो जबरन इस्लाम में दाखिल करते हैं लोगों को। श्री कृष्ण और भगवद गीता चैप्टर 18 वर्स 36 में अर्जुन को नसीहत करते हैं जी, अय अर्जुन तू तेरी मर्जी पे ना चल, बल्कि हम सब के एक रब की, मालिक की, खुदा की मर्जी पर चल।
भगवत गीता चैप्टर 18 वर्स 36। भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स 20 में हुक्म देते हैं, ए अर्जुन एक रब ईश्वर की पूजा कर। 36 में कहते हैं तेरी मर्जी नहीं चलेगी, रब की मर्जी चलेगी इस दुनिया में। सेम हुक्म जीसस और मोसेस आपको बाइबल में देते हैं। बिल्कुल, बुक ऑफ जॉन में जीसस देते हैं और बुक ऑफ ड्यूटरोनोमी में गालिबन मोसेस देते हैं। और सेम हुक्म कुरान मजीद में अल्लाह ताला नबीसम के जरिए हमको देते हैं सूरह फुसिलत 41वां सूरा आयत नंबर 33 में कि दुनिया में तुम्हारी मर्जी पर मत चलो, रब की मर्जी पे चलो, आखिरत में ऐसी जन्नतें मिलेंगी जब तुम्हारी मर्जी के तुम मजे करोगे। तो शरीयत ये है, मेरी मर्जी ने रब की मर्जी, कुरान से भी, भगवत गीता से भी, बाइबल से भी जी। अब अगर कोई बोला जबरदस्ती मनवा रहे, तो अल्लाह ने ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है, हुक्म दे दिया। फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, पहुंचा दो, तुम्हारा काम पहुंचाना है, बोले अल्लाह ताला, हम पहुंचाएंगे, मानना या नहीं मानना अवाम की मर्जी। सुभान अल्लाह। तो हम बातें कर रहे हैं कोविड की, इलियास साहब, तो ये जो अब तक मेरा ख्याल है कि इसकी शुरुआत जो हुई थी इंडिया में वो जनवरी का महीना, 30 जनवरी, 30 जनवरी पहला पेशेंट 30 जनवरी से अब ये समझ लीजिएगा तकरीबन अब 6 महीने 5.5 महीने गुजर चुके हैं और मामलात कहीं से कहीं पहुंच गए हैं। हमारे पास इस वक्त मेडिकल और अस्पतालों की सूरत हाल क्या है? अच्छी नहीं है। हमारे पास लगभग 1 लाख पेशेंट्स में से मुश्किल से हम 1300 की भी टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। 13 आदमियों की भी टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। 1 लाख में 13 की भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नेक तक फुल हो चुके हैं जी। हॉस्पिटल्स के बेड्स वगैरह तैयार नहीं हैं। अंडर स्टाफ, तकरीबन हॉस्पिटल्स अंडर स्टाफ चल रहे हैं। डॉक्टर्स के लिए पीपीई किट्स और टेस्टिंग किट्स सही तौर पर मुहैया नहीं हो रही है जी। और आखिर और सबसे वर्स्ट सिनेरियो, कोविड और कोरोना वायरस को जिहादी कोरोना, फिदाइन कोरोना बोलकर, जमाती कोरोना बोलकर इतनी बर्बादी लाए कि डॉक्टर्स के दिमागों में जहर भर गया। और डॉक्टर्स में से लाल चंदानी जैसी डॉक्टर कहती है मुसलमानों को इंजेक्शन देके मार डालो। तो ये तमाम चीज़ें गैर जिम्मेदाराना हुकूमत, गैर जिम्मेदाराना मीडिया, जो भारत को अंदर से आग लगाने में बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। एक चीज़ और भी समझ में बात नहीं आती है कि जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं या इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन जब होगा जब हुकूमत ये चाहेगी कि सोसाइटी का पूरा माहौल, देश का माहौल अच्छे तरीके से, बैलेंस तरीके से मेंटेन रहे, किसी किस्म का जुल्म, ज्यादती, हाहाकार ना मचे, लोगों की जान माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत रहे, इस तरीके से अगर प्लानिंग रही तो मैं समझता हूं कि देश का माहौल बैलेंस चलेगा। और ये बैलेंस को जो बिगाड़ने जाएगा उसके ऊपर हुकूमत की जिम्मेदारी है फौरी एक्शन ले। लेकिन जब हुकूमत ही बैलेंस को बिगाड़ने के लिए मीडिया को छू बोलकर एक जंगली कुत्तों की तरह छोड़ दे रही है, बिल्कुल, तो उसके बाद तो फिर अब अल्लाह इस देश को बचाएगा। सही कहा आपने। मेरा अगला सवाल है कि इस बुरी सूरत हाल की वजह क्या है जो कुछ ये पिछले 6 महीनों से हम लोग देखते आ रहे हैं और जूझते आ रहे हैं, तो इसकी बेसिक वजह क्या है? जहालत, हसद जी, जलन जी, इस्लाम, मुसलमानों और माइनॉरिटीज के खिलाफ जी। 6 साल से ये गवर्नमेंट का, मोदी गवर्नमेंट का और मीडिया का एजेंडा, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क में माइनॉरिटी भी इसी मुल्क का हिस्सा है, चाहे वो जितनी भी तादाद में हो, और दिन ब दिन जो सूरत हाल है वो बिगड़ती ही चली जा रही है, स्पेशली मुस्लिम्स के लिए। मैं एक ख़ास तबके की बात नहीं करूँगा, ख़ास कम्युनिटी जो आमतौर से, एक तो ये है कि बात करते हैं तो साफ लफ्ज़ों में मुस्लिम कहते हुए भी वो पता नहीं क्यों कतराते हैं। वो ये कहते हैं कि एक ख़ास तबके के ऊपर एक ख़ास, अरे भाई साफ क्यों नहीं कहते कि ये सब कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है। जी, जी, जी। तो दिन ब दिन ये जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि एक तरह से उनके गले को आहिस्ता आहिस्ता घोंटा जा रहा है, कि वो सब रफ्ता रफ्ता उनकी सांस को बंद किया जा रहा है समाजी तौर से। जी, 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 तो ये आखिर इसका इख्तिताम क्या होगा?
सबसे पहले इसकी शुरुआत गोवलकर, सावरकर, उनकी किताबों से मिलेगी आपको जी। किसी तरीके से इस्लाम के खिलाफ जहर, मुसलमानों के खिलाफ जहर, इनको डेसिमेट करना, इनको ख़त्म करना, इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर जीनोसाइड करना, इनकी औरतों और बच्चों को कटवा देना, जो बच गए उनको हिंदुइज्म में ला लेना, घर वापसी करा लेना, ये जहरीले बातें आपको गोवलकर और सावरकर की किताबों में मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, ये अमली तौर पर हिंदू राष्ट्र का एक नारा दिया जा रहा है, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, जिसमें दलितों और मुसलमानों के लिए सेकंड क्लास सिटीजन का भी दर्जा नहीं, सेकंड क्लास सिटीजन का भी दलितों और मुसलमानों के लिए दर्जा नहीं है, ये एक नारा दिया जा रहा है। और तीसरा, हिंदू राष्ट्र को रौबे अमल लाने के लिए मुसलमानों पर खास तौर पर और दूसरे माइनॉरिटीज पर भी जुल्म, दलितों पर जुल्म कई गुना बढ़ गया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशंस के, अमेरिका के, यूरोप के, यूरोपियन यूनियन के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल ओआईसी के चिल्ला रहे हैं और एक्शन पे एक्शन लेने की धमकी दे रहे हैं भारत के खिलाफ। और इस जहर की वजह से अब हालात बिगड़ कर बहुत तबाही की तरफ आ रहे हैं। इख्तिताम क्या होगा? अल्लाह अगर बचा लिया रब्बुल आलमीन देश को, देशवासियों को ये जहर से, तो मैं समझता हूं कि फिर से एक नया फ्रेश चैप्टर शुरू हो सकता है। अगर ये जहर के दलदल में अल्लाह ना बचाए और अब देश और देशवासी लुढ़कते चले गए, तो जर्मनी, जापान हमारे सामने मिसाल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उससे बदतर हाल हमारा हो सकता, क्योंकि जर्मनी और जापान में बाहर वालों ने आग लगाई थी, हम खुद से ही आग लगाने पे तुले हुए हैं, तो उससे बदतर हाल हो सकता। इसके लिए खाली आप आज की इकोनॉमी पर, सिक्योरिटी पर, इंटरनल और एक्सटर्नल एक नजर डालिए, आप समझ जाएंगे मेरी बात को इंशाअल्लाह। आपने अभी दौरान गुफ्तगू कहा नए चैप्टर की शुरुआत हो सकती है, उसकी जरा वजाहत आप करेंगे? देखिए, एक ऐसा चैप्टर जो भारत में तमाम इंसानों की जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत की गारंटी दे, एक ऐसा चैप्टर जो तमाम मज़ाहिब के लोगों को अच्छा रहने, अच्छा खाने, अच्छा पहनने और अच्छे से ज़िंदगी गुजारने के पूरे मौक़े फराहम करे। एक ऐसा चैप्टर जहाँ पर गरीबी के ख़िलाफ़, भुखमरी के ख़िलाफ़, एड्स और कैंसर जैसी बीमारियों के ख़िलाफ़, कोविड-19 के ख़िलाफ़ पूरी जद्दोजहद की जाए और अल्लाह के हुक्म से इनका सफाया किया जाए। एक ऐसा चैप्टर जहां प्रोस्टिट्यूशन, होमोसेक्सुअलिटी, इलिटरेसी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी जाए और मासूम बच्चियां ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से जो प्रोस्टिट्यूशन में आ गई, लाखों हिंदुस्तानी बेटियां होमोसेक्सुअलिटी की वजह से हजारों को एड्स फैल रहा, इसका खात्मा किया जा सके। एक ऐसा चैप्टर जिसके अंदर गरीब को 2 टाइम का खाना पेट भर के मिल जाए, जिसमें बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल हो, एक अच्छा अस्पताल हो हर सोसाइटी में, और एक ऐसा चैप्टर जहां पर करप्शन ना हो। ये चंद चीज़ों का एक ख्वाब है, बस सब अल्लाह ताला अपने हुक्म और फजल से ये चैप्टर खुलवा दे और करवा तो दे। वही मेरा सवाल है कि ना, ये जो चैप्टर जो आपने इशारा किया है जिस तरफ, आपको लगता है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इससे ये चीजें हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, विजय मल्ल्या पैसे लाके देंगा, उम्मीद कर लीजिए जी। नीरव मोदी वापस दे देंगा पैसे लाके, आप इस पर कर लीजिए। दाऊद इब्राहिम आके सरेंडर हो जाएगा, इस पर भी भरोसा कर लीजिए। मौजूदा हुकूमत देश को शांति, उन्नति, एकता के रास्ते पे सबका साथ, सबका विकास करेंगी मोदी बीजेपी गवर्नमेंट। मरते दम तक इस पर भरोसा मत करिए। तो अगर 4 साल तक अगर ये हुकूमत रह गई तो क्या लगता है आपको कि 4 सालों में हुकूमत, ये हिंदुस्तान की हालत क्या होने वाली? गॉड सेव द नेशन, गॉड सेव माय भारत, अल्लाह बचा ले मेरे भारत। तो मतलब ये कि आप कहना चाहते हैं कि अगर डाउन ये स्पाइरल बहुत तेज है, 4 सालों के बाद ऐसा है कि जो नई हुकूमत अगर आती है, जी बाय द वे, अगर नई हुकूमत आती है सर, तो मैं बोलूंगा राइट फ्रॉम द स्क्रैच बोलते हैं अंग्रेजी में, बिल्कुल शुरू से, केजी से फिर पीजी में जाना है। 6 साल की 18 घंटे की मोदी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस की मेहनत ने हमें 70 साल पीछे पहुंचा दिया। एक साहब ने बड़े प्यारे फोटोग्राफ्स डाले हैं, दिल को तकलीफ देने वाले लेकिन रियलिटी हक के फोटोग्राफ्स। 1947 के पार्टीशन के फोटोग्राफ्स और 2020 के फोटोग्राफ्स, जब गरीब क्या हालत में था, अब गरीब क्या हालत में है। मैं एक फोटोग्राफ में देखा जब गरीब
दोनों बैलों पर माइग्रेशन कर रहा था बंडी लगा के। अब एक बैल है और वो गरीब का बेटा एक तरफ है, तो मेरे को अंदाजा हुआ अल्लाह करीम अब तो 1947 से ही बदतर हाल करके रखी है। बिल्कुल तो 6 सालों में 70 साल की पूरी मेहनत को पानी फेर के बर्बाद कर दिए। नेशनल 9 रतन हमारे कंपनीज बिक रहे हैं। रेलवे बिक रही है, एयर इंडिया बिक रही है, टेलीकॉम BSNL बिक रही है, ONGC बिक रही है, हमारे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिक रही है, हमारे पोर्ट्स बिक रहे हैं। मोदी जी बनाए कुछ नहीं, बेच रहे हैं। लाल किले को गिरवी रख दिए, पूरे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को गिरवी रख दिए। यानी ऐसी नालायक औलाद भारत को मिली। बाप और दादा और परदादा ने बहुत मेहनतों से एक एम्पायर खड़ी की थी, बस इन्होंने 6 साल में मट्टी पलित करके रख दी। इनसे उम्मीद नहीं है, इनसे कोई 2 कौड़ी की उम्मीद नहीं है। बर्बादी की उम्मीद हाँ पूरी कर सकते हैं, पूरी। बी रेडी फॉर द वर्स्ट बोलूंगा मैं, ताकि तैयार तो रहेंगे कम से कम अपन, चाहे रमेश रहो, अब्दुल्ला रहो, डेविड रहो, सतपाल सिंह रहो, तैयार तो रहेंगे, तो बर्बादी की पूरी उम्मीद की जा सकती है। राहुल गांधी ने बहुत ही सख्त ट्वीट किया है कि 60 करोड़ गरीबों को ये मरवा देना चाहते हैं, 30 से 40 करोड़ मिडिल क्लास को ये नया गरीब बनाना चाहते हैं। सही, ये नया टारगेट है मोदी को। बिल्कुल सही है। तो अभी फिलहाल ये जो कोविड की फिजा चल रही है, लॉकडाउन का भी जो उन्होंने तमाशा किया, और जिस तरह से वो आपने कहा कि बकरे को पाल पोस के फिर उसे कुर्बानगाह में डाल दिया गया कि ले भाई कुर्बान कर दे, वाकई वैसा ही कुछ जब ये दारू के अड्डे वड्डे खुले और ये सब हुआ, जो तमाशे देखने में आए। तो अभी फिलहाल हमारे मुल्क में कहना चाहिए कि जो टॉप रेटिंग जो पूरे दुनिया में कोविड की थी, तो उसमें मेरा ख्याल है कि अमेरिका और इटली, स्पेन, ये तीन मुल्क थे जिसमें चौथे पे थे। अब लेकिन आगे बढ़े स्पेन को हम लोग टॉप 3 में और टॉप पे लिख जाने के लिए बड़ी जबरदस्त मेहनत चल रही मोदी जी की। कोविड में टॉप पे, मतलब किसी और में गए ना गए, कोविड में कम से कम हम लोग जो है ओलंपिक में जीत लेंगे। हम ओलंपिक मेडल्स में नहीं जा सके, लेकिन और हम क्या बोलेंगे इकोनॉमी में नहीं जा सके, हम टेक्नोलॉजी में नहीं जा सके, हम इलिटरेसी वगैरह को हटाने में नहीं जा सके, तो क्यों ना फिर कोविड में ही टॉप रैंक ला लिया जाए। जिस कंट्री का यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड एजुकेशन, उसके पास फेक डिग्री है श्रीलंका की यूनिवर्सिटी की, जो बंद हो गई, वो कंट्री का क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा लें, जिसका प्राइम मिनिस्टर फेक डिग्री लेके फिर रहा। तो ऐसा देखा जाए तो इसमें बीजेपी की पार्टी में जितने भी हमारे पोर्टफोलियो होल्डर्स हैं, तकरीबन ज्यादातर लोगों का यही हाल है। तो अल्लाह हिफाजत। अगर आप स्मृति ईरानी जिनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया था, उनके पास क्या डिग्री है? येल की डिग्री है, बोलती वो बंदी। येल का खाली अटेंड करे सो एक सेमिनार सर्टिफिकेट है, उसको डिग्री बोलती वो। उसके बारे में बता दो मैं स्मृति ईरानी के बारे में आपको, वो एक इलेक्शन में कहती है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है, नेक्स्ट इलेक्शन में लिखती है कि वो ग्रेजुएट है, अब परसों के इलेक्शन में वो लिखती है BA अपीयर है, और उसके बाद वो लिखती है अब नए एफिडेविट के अंदर, इलेक्शन एफिडेविट बोल रहा हूं मैं आपको, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट किया गया, झूठ सबमिट किया गया, तो 5 साल की जेल जिस पर है, अब ये परसों के वो उसमें लिखती है कि उसने 10th पास किया है। और जब उससे सवाल किया जाता है तो जवाब देती है, यू नो येल हैव सेलिब्रेटेड माय एजुकेशन एंड माय स्टीवर्डशिप इन दिस फील्ड थ्रू अ डिग्री। येल वालों ने दूसरे दिन जवाब दे दिया, डिग्री नहीं दिए, खाली आपको एक सर्टिफिकेट दिए, एक सेमिनार आप इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आके अटेंड करे थे बोल के, जी बस उतना ही, 1 रुपया उससे हट के आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो बहरहाल मैं समझता हूँ अंधेर नगरी, चौपट राज, जाहिलों का राज चल रहा है। अल्लाह भारत को बचाए, अल्लाह के नबी। हमारे मुल्क में अभी जो भी इलाके स्टेट्स बहुत ही काफ़ी मुतासिर हुए, उसमें महाराष्ट्र, बॉम्बे, ये इसकी हालत बड़ी ख़राब थी। फिलहाल क्या लगता है आपको भी ये किस तरफ जा रहा है? ये महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने बेहतरीन काम किया, शरद पवार के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर जी बेहतरीन काम किया। टेस्टिंग करे, वो ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को निकाल के लाए, उनको अच्छा क्वारंटाइन करके इलाज दिए,
तैयार करके वापस भेजे। धारावी जिसको सबसे बुरा बताया जा रहा था, बिल्कुल, हाँ। अब पूरे भारत का रोल मॉडल चल रहा है, क्योंकि जाइए, घुसिए, टेस्टिंग करके निकालिए, उसका अच्छा इलाज करके फिर आप उसके डिजीज को खत्म करिए। यही हर एक्सपर्ट बता रहे थे, हम भी यही बता रहे थे, राहुल गांधी भी यही बोल रहा था। हम जनवरी से बोल रहे थे, राहुल गांधी फरवरी मार्च से बोल रहा था। सवाल टेस्टिंग, राहुल गांधी की तो हर बात को ये लोग हवा में उड़ा देते हैं ना, मजे की बात सुनिए, लगाकर यूपी और गुजरात में टेस्टिंग नहीं, हाँ, केसेस नहीं, हाँ, जाहिर है ना, टेस्टिंग नहीं, केसेस नहीं, धड़ाधड़ गुजरात के हॉस्पिटल में मर रहे लोग, धड़ाधड़ गुजरात के हाईकोर्ट को सॉलिसिटर जनरल कहता है पूछने पर जज साहब के कि हम टेस्टिंग इसलिए नहीं कर रहे कि ज्यादा टेस्टिंग करें तो ज्यादा पेशेंट्स निकलेंगे। अरे भाई, पेशेंट निकालने टेस्टिंग कर, फिर उनका इलाज करके भेजा। टेस्टिंग का मकसद क्या है कि आप पेशेंट्स को निकालिए आम जनता से आप इलाज कीजिए, राइट। नहीं, हम टेस्टिंग नहीं कर रहे तो पैनिक फैल जाएगा, बोल रहा हूं। अच्छा, यूपी में टेस्टिंग नहीं हो रही, 1 लाख लोगों में से 13 लोगों की टेस्टिंग हो रही। बताइए। फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ये बहुत बड़ा खतरनाक रुझान है, हाँ। इससे आप हजारों पेशेंट्स को मार्केट में छोड़ दे रहे हैं, ये बोलते उस पर FIR कर दी। अब कल का एनालिसिस बोल रहा हूं मैं आपको, दी वायर में इंटरव्यू लिया है करण थापर ने, जबरदस्त माइक्रोबायोलॉजिस्ट से इंटरव्यू लिया है और वायरोलॉजिस्ट से। वो अल्लाह के बंदे ने कहा कि 30% पॉपुलेशन लगभग नॉर्थ इंडिया की अफेक्टेड है, थैंक्स टू गुजरात, थैंक्स टू यूपी फॉर नॉट टेस्टिंग, जो टेस्ट नहीं करे। 30% पॉपुलेशन लॉकडाउन देर से लगाए, गलत लॉकडाउन लगाए, डोनाल्ड ट्रंप को बुला के अमेरिका से हजारों पेशेंट्स कोरोना के आए, मंदिरों में लोगों को रहने दिए, आश्रमों में टेस्टिंग नहीं करे, आज बर्बादी फैलते जा रही। बस अल्लाह ही सेहत दे और हिफाजत फरमाए भारतवासियों की। तो इलियास साहब, ये जो इस वक्त हम लोग एक तरह से वही, मेरे जहन में वही सवाल आ रहा है कि एक ऐसी जगह पे खड़े हैं कि जहाँ पे हर तरफ से दुश्मन घिरे हुए हैं, हाँ वो चाइना हो या कोविड हो या लॉकडाउन हो या बेरोजगारी हो, तरह तरह के मामला, तरह तरह की जो चीज़ें हैं, तो कैसे इससे, मतलब क्योंकि ज़िंदगी तो एक दिन की नहीं है, चलिए साहब मौत आ गई चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें जीना है। और जब अब जाके मोदी साहब ने कहा कि हमें, पहले तो कह रहे थे कि भगा देना है, मार देना है, मार देंगे, भगा देंगे, फिर उन्होंने कहा कि अब हमें कोविड के साथ ही जीने की आदत डालनी चाहिए। ये उनका था कि कोविड के साथ ही हमें जीना है, इनके साथ जीने की आदत डालनी चाहिए। WHO का तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, ये एक तरह से अपनी नाकामी का ऐलान है ना। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने कहा कि कोविड के साथ आपको जीने का एक तरीका बना लेने की आदत डालनी चाहिए। इसका अभी सोल्यूशन परमानेंट नहीं निकला, फरवरी से जी हमारे साहब बोलते कोई डेंजर ही नहीं है। 15 मार्च को 15 मार्च को मोदी गवर्नमेंट मसला नहीं है, बिल्कुल। और जब हालात हद से बढ़ गए तो बोले कि नहीं, अब लॉकडाउन लाएंगे, टोटल लॉकडाउन और खत्म कर देंगे। लोग बोले, एक्सपर्ट्स, लॉकडाउन खत्म नहीं करता, लॉकडाउन थोड़े दिन के लिए चेन को तोड़ सकता है, खत्म नहीं होता। वो अंदर अगर सही काम नहीं हुआ तो अंदर फैलता फिर उन्हें, और जब आप लॉकडाउन तोड़े तो पूरे देश में फैलता उन्हें। और अब तीसरा उन्होंने कहा कि देश में आदत डाल लेनी चाहिए। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं फरवरी से, मोदी जी अब उसको माने हैं जून में। और अब एक्सपर्ट्स का ये कहना है, भारत जैसा मुल्क आसानी से उसके साथ जीने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के कंपनीज, यहाँ के बाजार, यहाँ के लाइफस्टाइल, यहाँ की इबादत गाहों के एतबार से भारत उसके लिए पूरा इक्विप्ड नहीं है। सही, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मतलब ये है कि अब हम लोग, सरकार तो इस मामले में बिल्कुल नाकाम रही है, तो अब हमें खुद अपनी हिफाजत खुद करनी है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हुए, जैसा कि अपने आप को अल्लाह निर्भर बनाते हुए, जी बिल्कुल एहतियात के साथ जिंदगी गुजार कर, अल्लाह से दुआएं करते हुए मुसलसल अपनी सिक्योरिटी का खुद ख्याल रखना है। मोदी जी, अमित शाह, मोदी गवर्नमेंट इलेक्शंस के ख्याल में बिजी है। जी। वो कैसा तो भी राजस्थान में हुकूमत गिराना है, कैसा तो भी पंजाब की हुकूमत को हलाना है, कैसा तो भी गुजरात में MLA खरीदना है, कैसा तो भी बिहार का इलेक्शन लड़के। प्लस इस चक्कर में 100-200 किलोमीटर और हमारे चाइना के हवाले। देखिए, बड़ी प्यारी एक जन तस्वीर डाले हैं फेसबुक पर, फोटो डाला है जी। हमारे बहादुर फौजी लद्दाख में लड़ रहे हैं, हमारे किसान पैदावार को प्रोड्यूस करके हम तक पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं,
हमारी जनता डोनेशन देकर अपना घर चलाते हुए, मोदी जी के पीएम केयर फंड में डोनेशन देते हुए, घर चलाते हुए अपने को कोविड से लड़ रही है और हमारी मोदी गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ रही है। तो हर कोई अपनी अपनी जगह बिजी है, तो बेहतर है अपन भी अपनी जगह बिजी रहकर अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी, अपने देश के लिए खुद आगे बढ़ने का वक्त है। चलते चलते मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वालों को आप ये बता दें कि भाई हम लोगों ने 5.5 महीने कोविड के झेल लिए, लॉकडाउन के झेल लिए, मज़ीद भी हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, इस बारे में मैं चाहूँगा कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूरी बनाए रखिए, मास्क मेंटेन करिए, घर से ज़रूरत के तहत ही निकलिए वरना मत निकलिए, पढ़ाई वगैरह, खेलना कूदना बच्चों का घर के ऊपर ही उसका ख्याल रखिए, कारोबार आपका लेन देन का गुड्स वगैरह का है तो गुड्स वगैरह को सैनिटाइज करके दीजिए, बार बार गुड्स को जो सो आप एक्सचेंज करने के बाद बगैर सैनिटाइज के घर के अंदर मत लाइए, और अल्लाह से दुआएं करते रहिए, वज़ू का एहतमाम करिए, नाक में पानी चढ़ा के क्लीन करना, गरारे करना और खरखरा करके जो सो हलक साफ करना, हाथ धोते रहना, दुआएं करिए, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व सईल अस्क़ाम, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। सूरह फातिहा पढ़कर जो सूरह शिफा है, घर में दम करते रहिए, सबको खुद भी दम कीजिए, और गरीबों में खाना खिलाइए। अल्लाह के नबी फरमाते अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो, गरीबों में खाना खिलाते रहिए, उनकी मदद करते रहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी पूरे मुल्क और दुनिया की हिफाजत फरमाए इस बीमारी से, इस बीमारी को ख़त्म फरमाए, और अल्लाह इसकी जल्द से जल्द दवा नाजिल फरमाए और शिफा नाजिल फरमाए, और परवरदिगार हमें और भारत और भारतवासियों और दुनिया वालों को दोनों जहाँ की बेहतरीन नेमत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जनाब, आज हम बातें कर रहे थे जनाब इलियास शफुद्दीन साहब से। आज भी हमने बड़ी करामत बातें की, ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। शर्त यह है कि हमारे इस प्रोग्राम को आप लोग इसी तरह से देखते रहें और अपनी पसंदीदगी का इजहार करते रहें। तो मिलते हैं अगले मुलाकात में। अपने दोस्त और अपने होस्ट जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।